नमस्कार, सुरक्षा सभा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्वदेशी कदम, हिंदुस्तान से चीनी अब कम, चीनी सामान के बॉयकॉट से सुधर जाएगा क्या चीन? बाबा रामदेव का स्वदेशी मंत्र जानने के लिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव इस वक्त सीधे आज तक पर जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत आपका आज तक पर। पहला सवाल आपसे यही कि चीन को सरहद पर कैसे रोकना है, इस काम में हमारी सेना जुटी हुई है, लेकिन घर घर में जो चीनी सामान घुस गया है उसे हर एक की जिंदगी से कैसे बाहर किया जाए, इसका क्या रोड मैप है? देखिए, सीमाओं पर तो हमारी सेना लड़ने में सक्षम है। देश में हमें एक सशक्त नेतृत्व प्राप्त है आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का। अब बात यह आती है कि हथियार से भी ज्यादा कोई मजबूत आज शस्त्र है तो बहिष्कार है। मैंने पूरे डाटा खंगाले हैं, हम चाइना से कितना इंपोर्ट करते हैं, भारत में जिन कंपनियों के अंदर चीन की भागीदारी है वो कितने लाख करोड़ का कारोबार करते हैं शेयर मार्केट के जरिए, बैंकिंग के जरिए, और शेयर मार्केट में भी डायरेक्ट चाइना से और चाइना का अलग अलग कंट्रीज से जो रूट होकर के पैसा हिंदुस्तान में आया हुआ है, ये मात्रा बहुत बड़ी है। ये कम से कम भी नहीं तो 15 से 20 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। अब जिस देश की अर्थव्यवस्था में इतने गहरे तक, माने हमारे टॉयलेट सीट से लेकर के, हमारे घरों में लगने वाली टाइल से लेकर के, फर्नीचर से लेकर के, मोबाइल ऑटोमोबाइल से लेकर के, खिलौनों से लेकर के, हमारे देवी देवताओं के चित्र से लेकर के, हमारे वार त्योहारों से लेकर के, हर जगह वो घुसपैठ कर चुका है। ऐसे में एक बहुत बड़े संकल्प की आवश्यकता है। और मोदी जी ने जो पहले भी नारा दिया कि हम जो है लोकल के लिए वोकल बने, माने एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जैसे मैंने पिछले 3 दशकों से संकल्प ले रखा है, चाइना सहित किसी विदेशी कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। कुछ तकनीकी मामलों में जहां न बन पाए कोई ऐसी बात कि कोई सामान बन ही नहीं रहा है हिंदुस्तान में, वो 1% कोई बात आ सकती है। कुछ टेक्निकल चीजों को छोड़ करके हम चीन का पूर्ण बहिष्कार करें और हर भारतवासी अपने घर में बैठ के संकल्प ले, जो भारत से प्रेम करता है, तो ही हम चीन की इन नाकाम हरकतों को, ये बहुत एक तरह से बदनीयती पर उतर आया है, एक कुकर्मों पर उतर आया है। भारत के साथ जिस तरह से एक वैसे तो हमने पहले नेहरू जी के जमाने से ही सुना था, हिंदी चीनी भाई भाई, ये भाई भाई करके हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। हमसे पैसे लेता है, उसी से हम पर आक्रमण करता है, उधर से पाकिस्तान को पोषित करता है। भारत के का जिस भी तरह से नुकसान कर सकता हो वो हर नुकसान करने में चाइना लगा हुआ है। तो हमें यूरोप के साथ मिलके, अमेरिका के साथ मिलके, पूरी दुनिया के लोगों के साथ मिलकर के एक वैश्विक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर तो चीन का बहिष्कार करना ही चाहिए। देश के अंदर आर्थिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर चीन के प्रति एक खाली बहिष्कार ही नहीं, एक नफरत, एक घृणा का भाव पैदा होना चाहिए कि ये देश का दुश्मन है, ये खाली व्यापार की बात नहीं है, ये देश के साथ अत्याचार करता है, क्रूरता करता है, बर्बादी करता है। लेकिन स्वामी रामदेव जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि भावुक नारा, भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसको सार्थक करना है जमीन पर, तो क्या भारत सरकार को अपनी आयात निर्यात नीति चीन को लेकर बदलने की आवश्यकता नहीं है? हाँ, बदलनी पड़ेगी। नीति के बिना तो बात बनेगी नहीं। अभी तो मैंने नियत की बात की है, अब मैं नेतृत्व के ऊपर आता हूं और नीतियों के ऊपर आता हूं। तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो संवैधानिक दायरे में बंधे हुए हैं, कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां जिनको बोला जाता है, उनमें बंधे हुए हैं। ठीक है, वो अपने ढंग से जो भी राजनीतिक तौर पर जो जितना उनको कहना होता है या कह सकते हैं, एक मर्यादा में रह करके उतना कह रहे हैं। अब देश में क्या क्या करने की जरूरत है, नीतियों के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर। एक तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मोबाइल्स हैं,
गाड़ियों के कंपोनेंट्स हैं, टाइल्स हैं, खिलौने हैं, इनका सबका मैन्युफैक्चरिंग हब हम भारत में क्यों नहीं बना सकते? करीब 5 लाख करोड़ का से ज्यादा तो डायरेक्ट यही चीजें हम खरीद रहे हैं। 5 लाख करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है। इसके लिए एक स्पेशल जोन बनाना पड़े तो स्पेशल जोन भारत में बना दो। उनको जो चीनी प्रोडक्ट्स को कंपीट करने के लिए, उनके मुकाबले में ठहरने के लिए जो भारत में हमें रणनीति बनानी चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के उनको जो है अलग अलग प्रकार की जो भी सुविधाएं देने से लेकर के उसको टैक्सेशन में कुछ छूट भी देनी पड़ती है, तो वो दे करके चीन का पहले तो ये करीब 5 लाख करोड़ रुपए का हम डायरेक्ट जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर पहले तो हमें पाबंदी लगानी चाहिए। फिर यहाँ और उसके लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए। ये सारा काम पतंजलि तो नहीं कर सकता, लेकिन हमने बहुत हद तक जो कर सकते हैं अलग अलग कंपनियों को हमने टक्कर दी है। तो जब पतंजलि खड़ा हो सकता है, एक हिंदुस्तान का फकीर जो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में एक सामान्य किसान परिवार में पैदा होता है और वो बड़ी बड़ी एमएनसीज को टक्कर दे सकता है, तो हम चाइना को टक्कर क्यों नहीं दे सकते अंजना जी? तो इस तरह से हमें एक नीति बनानी पड़ेगी। करीब हम 96 कंपोनेंट अलग अलग तरह से खरीदते हैं चाइना से, उन सब का विकल्प हम हिंदुस्तान में बना सकें। जैसे हमने हेयर केयर का, डेंटल केयर का, स्किन केयर का, केश कांति, दंत कांति, एलोवेरा, हमने फिनाइल का, गोनाइल, अलग अलग जो हमने एक तरह से पर्सनल केयर में और फूड्स में, मेडिसिन में हमने विकल्प दिए। मेडिसिन भी बहुत से हम बाहर से खरीदते हैं, मेडिसिन के कंपोनेंट भी, यहाँ तक कि न्यूक्लियर के कंपोनेंट भी खरीदते हैं, मशीनरियां खरीदते हैं। वो सब के सब भारत में क्यों नहीं बन सकती? किस चीज की कमी है भारत में? ना प्रतिभा की कमी है, ना पैसे की कमी है, अब हुनर की कमी नहीं है। तो अपने देश को हमें स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सरकार को उस तरह की नीतियां बनानी पड़ेंगी जिससे कि हम चीन को टक्कर ही नहीं दे सकें, उसको पूरी तरह से परास्त कर सकें, उसको हिंदुस्तान से भगा सकें। योग से लेकर स्वामी जी प्रोडक्शन और साथ ही मार्केटिंग के भी आप माहिर हैं। ऐसे इंटरव्यू में जहां भी मौका लगता है आप पतंजलि और पतंजलि के प्रोडक्ट्स की भी मार्केटिंग कर ही देते हैं। लेकिन मेरा सवाल इससे बड़ा है सर, आपने कई चीजों का जिक्र किया, दिवाली की लाइट्स, हमारे भगवानों की मूर्तियां, और सबसे बड़ी वजह यही है कि इनकी कीमत बहुत कम है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो नहीं अफोर्ड कर सकता है, जो नहीं महंगी चीजें खरीद सकता है, उनके लिए ये चीजें बहुत लुभावनी है। चाहे उन्हें पता हो कि एक बार चलने के बाद वो खराब भी हो जाता है, आधे तो उनके प्रोडक्ट्स नकली होते हैं। उन्होंने तो दिखा दिया कि टेस्टिंग किट से लेकर विश्व में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका वो नकली माल नहीं बना सकते हैं। लेकिन कीमत सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से वो तमाम देशों के बाजार में कब्जा कर पाते हैं। इसकी क्या काट? देखो, पहली बात तो अंजना जी आपने कही कि हमें मैं स्वदेशी का ब्रांड एम्बेसडर हूं, तो मैं तो कहता हूं पतंजलि नहीं, भारत में टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी से लेकर के झंडू, वैद्यनाथ, डाबर से लेकर के अब इन लोगों को स्वदेशी कहने में शर्म आती थी, अब कहते हैं हम देश की मिट्टी से हम जुड़े हैं। अभी तक कहां सोए हुए थे? तो मैं तो एकदम ठेठ स्वदेशी, और मैं कहता हूं सब लोगों को स्वदेशी कहने में गौरव होना चाहिए। और स्वदेशी का कहीं जहां प्रचार होता हो तो मैं तो कहता हूं आप लोगों को भी प्रचार करना चाहिए कि भाई देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम होगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे। ये खाली विज्ञापन की बात नहीं है, ये देश के सम्मान, स्वाभिमान, गौरव की बात है। जहां तक आपने बात की उसको कंपीट करने के लिए, मैंने अभी बोला, ऐसी हमें पूरी की पूरी कार्य योजना बनानी पड़ेगी। उनको हम क्या क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं कि जिससे कि चीन के कम से कम सस्ता नहीं, चीन से अच्छा और कम से कम चीन के बराबर का सामान बना सकें। तो फिर क्यों खरीदेंगे हम वहां से? और ऐसा करने में भारत सक्षम क्यों नहीं है? और बहुत से वहां माल तो वहां से 2 नंबर में आता है, उसमें और चोरी चकारियां होती हैं। तो हम ये सारी चोरी चकारी रोक दें और लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पर हो जाए। जैसे मोदी जी ने कहा कि 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम आत्मनिर्भर भारत के लिए, अब इस कोरोना के आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए भारत में करने जा रहे हैं। तो हमें इस तरह की फैसिलिटी देनी चाहिए और पूरे वर्ल्ड में भारत की सामान हम दे सके। एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए टैक्सेशन के स्तर पर, फैसिलिटीज के स्तर पर जो हम बेहतर दे सकते हैं इस पूरे के पूरे चाइना के इस आर्थिक ताने बाने को तोड़ने के लिए, उसके लिए सरकार को नीतियां तो बनानी पड़ेंगी अंजना जी। ठीक है, 3 ऐसे सुझाव जो स्वामी रामदेव दे कि सरकार को ये फौरन करना चाहिए
जिसके बाद हम एक बड़ा बदलाव देखेंगे? आपने कहा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह कुछ जगह बनाई जाए, टैक्स के रिलैक्सेशन दिए जाए। क्या आपको लगता है 3 कदम जो सरकार फौरन उठा सकती है जिसकी वजह से हम देखेंगे कि इजाफा होगा, फायदा होगा? एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलो या स्पेशल वो फैसिलिटी बोलो, चाइना को लक्षित करके जो भी चीन सामान बना रहा है उन सामानों को भारत में कहीं पर भी बनाया जाए। उसके लिए एक जगह पर कोई जोन बनाने की जरूरत नहीं। वो हमारे हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट से लेकर के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इधर महाराष्ट्र गुजरात से लेकर के तमिलनाडु केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड तक जो भी चीन का के सामानों का विकल्प तैयार करेगा उसको सरकार स्पेशल छूट देगी आने वाले 5-10 वर्षों के लिए। एक बात। दूसरी बात, भारत सरकार को उन चाइना के से जो भी इंपोर्ट हो रहा है उसको जो है निरुत्साहित करने के लिए उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो भी टैक्स ठोक सकते हैं। हम हजारों करोड़ रुपए के स्टील से छोटी छोटी सामान, प्लास्टिक से लेके स्टील से लेके खिलौने से लेके, तो जो भी उसके ऊपर ऐसी ड्यूटी लगानी चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा देनी चाहिए कि वहां से लोग माल लाने में निरुत्साहित हों। और तीसरी बात, भारत के अंदर भारत सरकार के स्तर पर भी इस तरह का प्रयास होना चाहिए कि जो भी हिंदुस्तान की इंडस्ट्री यहां पर काम कर रही है, मोदी जी ने तो एक बार बयान दिया है, सारे हमारे सरकारी तंत्र को, सारी हमारी जुडिशरी को, ब्यूरोक्रेट्स को, मीडिया को, समाज के जितने भी प्रबुद्ध वर्ग हैं, सबको मिलकर के इस तरह से पूरा वातावरण देश में बनाना चाहिए। और ये वातावरण मैंने साउथ कोरिया में देखा है, ये जापान में देखा है, इजराइल में देखा है, यहां तक कि अब अमेरिका में भी ये पागलपन, ये जुनून सवार हो रहा है कि हमें अमेरिका को जो इतना बड़ा आर्थिक शक्ति का एक महाकेंद्र है, वो कहता है कि मेड इन यूएसए, इसको इतना गौरव देना चाहिए सब दिशाओं से कि लोग फिर भारत को पूरी दुनिया में जानने लगे। जो मोदी जी का भी सपना है कि हम लोकल को वोकल करें कि भाई अब पूरी दुनिया में भारत छा सकता है। और भारत किसी को सताने के लिए नहीं है, सबको आगे बढ़ाने के लिए, ये खास बात है। अमेरिका के पास ताकत आती है तो पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के कई कर्मकांड करता है, सबको पता है। चीन के पास ताकत आएगी, वो पूरी दुनिया में विध्वंस करेगा। भारत के पास ताकत आएगी तो सबको आगे बढ़ाएगा। ये एक सामूहिक विचार देश में पैदा होना चाहिए, अंजना जी। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है स्वामी रामदेव जी, जो कुछ आप कह रहे हैं उसकी निंदा भी करेगा। वो ये आपसे पूछेगा कि जिस वैश्विक परिस्थितियों में हम जी रहे हैं इस वक्त, भारत सरकार भी एफडीआई के खिलाफ नहीं है, विदेशी निवेश हमें चाहिए अगर हमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ऐसी परिस्थितियों में किसी एक देश के खिलाफ आप भेदभाव की नीति कैसे अपना सकते हैं? वैश्विक परिस्थितियों में आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ चीन के ही सामान को बॉयकॉट करो? यह भी निंदा की जाएगी। इस पर क्या जवाब होगा आपका? ऐसा है साहब, ए मेरी बहन, जो भी निंदा करे उनको करने दो। निंदकों को अपना, वो अपना काम कर रहे हैं ना, उनकी एक अलग जमात है। हिंदुस्तान के अंदर चीन से पोषित यहाँ राजनीतिक दल भी हैं, चीन से पोषित यहाँ पर कुछ मीडिया में भी लोग हैं, चीन से पोषित यहाँ आर्थिक क्षेत्र में भी लोग हैं, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में लोग हैं। अपने आप को लेनिनवादी, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट कहने में गौरव अनुभव करते हैं। उनका माई बाप उनको चीन नजर आता है। उनका मक्का मदीना, वेटिकन सिटी, उनका काशी मथुरा हरिद्वार, उनका सब आस्थाओं का केंद्र, उनके विचारों का केंद्र, उनकी भावना का केंद्र चीन है। उनसे हमको क्या झगड़ा करना, हमें क्या करना है ये हमें सोचना है और अपने हिस्से में एक जिम्मेदारी लेनी है। जैसे मैंने अपने हिस्से में जिम्मेदारी ली है कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में मैं क्या 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपए का योगदान कर सकता हूं, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। लाख मेरी निंदा करें, मैं एक फकीर होकर के, जमीन पर सो करके, अपने लिए कुछ न चाह करके, जब देश के लिए मैं सोचता हूं कि मैं व्यापार के लिए नहीं, मैं देश के उपकार के लिए, उपचार के लिए, देश की भलाई के लिए, मैं अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, ऐसे कुछ जुनून के साथ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और अपने अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बाकी जो अंजना बहन, जो निंदक लोग हैं, जो नकारात्मक लोग हैं, वो तो अपना काम करते रहेंगे, हमें अपना काम करना चाहिए। अभी कितना योगदान दे रहे हैं सर, कितना मुनाफा हो रहा है? अभी मुनाफा नहीं, अभी तो बैंकों का कर्ज चुकाने में लगे हुए हैं।
आपकी दृष्टि आप हमेशा बाबा जी के पैसे पर ही रहती है। बाबा जी के पास पैसा नहीं, अभी तो बैंकों का बहुत चुकाना है। सर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि इंडिजिनस देश, पतंजलि का भी हजारों करोड़ चुकाना है, और ये जो कर्ज लिया हुआ है ना, जी पूरा करें। देखो अंजना जी, कर्ज लेकर के भारत माता के प्रति अपना फर्ज निभा रहा हूं, ये भी पहली बात है। ये भी पहली बार हो रहा है कि कोई सन्यासी जिसको कुछ नहीं चाहिए वो कर्ज लेकर के अपना फर्ज निभाने में लगा है। कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अभी तक जितनी भी आई है ना, करीब 1,000 लाख करोड़ की लूट की विदेशी कंपनियों ने, उसको बचाने में, इस देश को आगे बढ़ाने में हम तो एक लोगों के सामने एक आइकॉन के तौर पर, एक रोल मॉडल के तौर पर एक काम कर रहे हैं। बाकी कोई व्यापार, कोई किसी भी तरह का पैसा धंधा मकसद नहीं है, और एक ही मकसद है कि लोगों के भीतर एक स्वाभिमान तो पैदा हो। अंजना जी, ये पैदा करने के बारे में हम सोचें। हाँ। और पतंजलि का तो 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए। आज तक जिस रेट में हमने सामान दिया है, पतंजलि की दवाइयां दी हैं, जो सामान दिया उसकी आप यदि कंपेरेटिवली इसको सोचे तो 10,000 करोड़ रुपए का हमने इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया है। और जो हमने इंस्टीट्यूशन दिए हैं, योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के, रिसर्च के और सेवा के लिए जो हमने देश के लोगों को लाभ दिया है, हाँ। उसका आप मूल्यांकन करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से हजारों करोड़ रुपए का, परोक्ष रूप से लाखों करोड़ रुपए का देश के लोगों को हमने फायदा पहुंचाया। अंजना जी, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये आप गलत सोच रहे थे कि मेरी नजर आपके पैसे पर है, मेरी नजर आपके मॉडल पर है। वो इसलिए कि जब तक हम उस मॉडल को सार्थक और सफल होते हुए नहीं देखेंगे, तब शायद ज्यादा लोग सामने ना आए। मैं उस मॉडल पर फोकस करना चाहती हूं जिसके जरिए आप आगे बढ़ रहे हैं। क्या वो मॉडल आपको कामयाब होता हुआ दिख रहा है? और अगर दिख रहा है तो 3 ऐसी बातें जिसके जरिए आप ये साबित कर पाए, ताकि और भी लोग, सिर्फ आप ही क्यों, और भी लोग जितने हैं, कोई सोचे कि हम, जैसे हिंदुस्तान ने सोचा पीपीई किट हम नहीं बनाते थे, फिर 2 लाख 3 लाख तक हम रोजाना बनाने लगे। तो ये तो सोच की बात है। जब मॉडल सामने होगा तो फिर हर कोई उस तरफ बढ़ेगा। स्वामी जी। जरूर। मैं अंजना जी बस इसमें 3 बात, एक तो ये कहना चाहूंगा, एक तो आदमी को थोड़ा धीरज रखना चाहिए। आज मैं यहां पर पहुंचा हूं तो 3 दशक लगे हैं मुझे यहां पहुंचने में, और उसके पीछे एक कड़ी मेहनत है। मैं 40 सालों से एक दिन भी विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी पैकेज, विदाउट एनी डेजिग्नेशन, विदाउट एनी पर्सनल वेल्थ, आई एम वर्किंग 24 आवर्स। हाँ, और 40 सालों से काम कर रहा हूं। उसके लिए फिर अगली सोच, ज्ञान के साथ विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन को हमें जोड़ना पड़ेगा। आज मेरे साथ करीब 500 साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं, चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे फिनिश गुड हो, चाहे सप्लाई चेन हो। हमने हर चीज को खड़ा किया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो। आज कोरोना के काल में भी पिछले साल से हमने 1.5 से 2 गुना लोगों की सेवा की है। क्यों? हमने जो है रॉ मटेरियल से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, सप्लाई चेन से लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के, सारी चीजों के ऊपर एक साथ काम किया। सिस्टम एंड प्रोसेस से लेकर के घर बैठे हमारे सारे ऑर्डर आ रहे थे। तो हमें एक बात, हमें बड़ी और एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े कड़े इरादों के साथ काम करना पड़ेगा, टोटलिटी में काम करना पड़ेगा। चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे उसकी मार्केटिंग हो, चाहे उसके ऊपर जो हमें अपने विरोधियों के साथ जिस भी दमखम के साथ लड़ना है वो लड़ने की बात हो। और अल्टीमेटली एक बात कि कोई बड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। जब हमने काम शुरू किया था अंजना जी, सारा देश जानता है इस बात को कि हमारे पास में कुछ भी नहीं था, और हमने शून्य से यात्रा शुरू की। हमने हजारों करोड़ रुपए के निवेश कर दिए। शुरुआत में तो हमने जो है करीब 500 करोड़ का कर्ज लिया था। आज हमारा कर्ज जो है वो 5-7 हजार करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन इस बार हमारा टर्नओवर करीब 23 से 25 हजार करोड़ के बीच होगा। तो एक रिस्क भी तो लेना पड़ता है ना, लेकिन उस रिस्क लेने के पीछे फिर दमखम भी आपके अंदर पूरा होना चाहिए। तो 3 बातें, लगातार मेहनत, भीतर से पूरी ईमानदारी, और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अकॉर्डिंग आपकी पैकेजिंग और सारा सिस्टम एंड प्रोसेस उसको डेवलप करना, और बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार रहना, और देश के लोगों पर भरोसा करना। मुझ पर देश के लोगों ने भरोसा किया, मैंने देश के लोगों पर भरोसा किया, इसलिए विदेशी कंपनियों के सामने बड़ा ब्रांड हम खड़ा कर पाए, और किसी भी कीमत पर हम उनसे कम नहीं है। और अभी तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को और बड़ी बड़ी पटखनी देनी है बहुतों को, अभी तो शीर्षासन कराना है, और आपके सामने ही करवाएंगे अंजना जी। ठीक है, अगला का नाम लेकर के, अंजना ओम कश्यप जी। जी, कोरोना का आपने जिक्र किया सर। कोरोना काल है और चीन की एक मानसिकता होती है, वो जरूरत देखता है बाजार की।
बाजार की जरूरत को देखकर फिर वो उन चीजों के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और फिर मार्केट पर कब्जा करता है। ऐसे ही हिंदुस्तान ने देखा पीपीई किट की जरूरत है, हम उसमें बहुत आगे बढ़े। सैनिटाइजर, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर फोकस होना चाहिए। सैनिटाइजर को लेकर, और क्योंकि घर घर में अब इसकी खपत हो गई है, हालांकि साबुन पानी से भी उसका काम हो सकता है, लेकिन दफ्तरों में ऐसी जगहों पर इसकी खपत है। ऐसे में क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ सिंपल चीजें आप भी बताना चाहेंगे इसके लिए? और देखो, एक तो मैं बताना चाहूंगा सारे मीडिया के बंधुओं को, और जो ज्यादातर ऑफिसों में लोग काम अब पर उतर आए हैं, वो दिन में 25-50 बार तो सैनिटाइजर लगा लगा करके हाथ फट गए। तो अपने घरों में एक तो एलोवेरा का झाड़ लगा लो, एलोवेरा का पौधा लगा लो। और एलोवेरा, अब क्योंकि आप कहोगे पतंजलि का बेचने के लिए बोल रहे, मैं पतंजलि का खरीदने बेचने की बातें नहीं कर रहा हूं। अपने घरों में एलोवेरा लगा लो, अपने घरों में गिलोय लगा लो। मनी प्लांट बहुत लगाए, किसी के घर में मनी नहीं आया, तो अपने हाथों पर लगा लेना, नहीं तो ये हाथ खुरदरे हो जाएंगे। थोड़े दिनों के बाद में आप किसी को छुएंगे तो लोग दूर भागेंगे आपसे। तो एक तो ये काम कर ले, सभी लोग अपने घरों में एलोवेरा लगा ले, अपने घरों में गिलोय लगा ले। पतंजलि की लेने की जरूरत नहीं है, ना मिले तो ले लेना, कोई चाइनीज नहीं है पतंजलि। अगली बात मैं इसके अंदर ये बताना चाहता हूं कि आपने भी एक दिन ट्वीट किया था अंजना जी, मैंने आपका वो ट्वीट देखा था, रिकवरी रेट को लेकर के और डेथ रेट को लेकर के। हम यदि प्राणायाम करते हैं, गिलोय पीते हैं, तो 100% रिकवरी रेट, 100% रिकवरी रेट के साथ साथ डेथ रेट को 0% पे ला सकते हैं। तो भगवान करे ना हो ऐसा, लेकिन यदि हिंदुस्तान में 25-50 लाख या 1 करोड़ भी कोरोना पेशेंट हो जाए तो कोई डरने की बात नहीं। सब प्राणायाम करें, होना नहीं चाहिए, जो नियम कानून है मानना चाहिए, लेकिन इतनी इम्यूनिटी बढ़ाओ प्राणायाम योग से, आयुर्वेद को इतना अपनाओ कि पहली बात तो हम संक्रमित ना हो, और हो जाए तो खत्म कर पाए। और एक बात मैं बड़ी कहना चाहता हूं अंजना जी, अभी ये कोरोना दुनिया से जाने वाला नहीं है। अब कोरोना को तो हमें कूटना पड़ेगा, इसी की चटनी बनानी पड़ेगी हमको, इसी के साथ जीना पड़ेगा हमको। अभी जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, टीबी, बहुत सी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ऐसे ये भी इस धरती पर रहेगा और इसके साथ ही हमें जीना होगा। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है, और हमने जिनको भी योगाभ्यास कराया और आयुर्वेद की जड़ी बूटियां दी, और ये कोई स्वामी रामदेव का इसके ऊपर कोई पेटेंट नहीं है। तुलसी है, काली मिर्च है, हल्दी है, अदरक है, अश्वगंधा है, और इसके अंदर ये दालचीनी है, मुलठी है, ये सब चीजें तो सबको उपलब्ध है। दूध में हल्दी है, च्यवनप्राश है, इलायची, तो कोई भी ले लेना अपने घर पे। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि हम इसके साथ जी सकें, आगे बढ़ सकें। यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं। और अपने हाथ में एक जिम्मेदारी ले, बीमारी से लड़ने की ताकत। कोरोना काल में जो भी देश के अंदर सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जो भी समस्याएं आई हैं, हाँ, बिल्कुल अपने हाथ में एक अपना उत्तरदायित्व, एक जिम्मेदारी ले। एक आखिरी सवाल जिसके साथ इस बातचीत का अंत करेंगे। संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। इसको लेकर एक चर्चा हुई, कोर्ट तक मामला गया। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने एंटरटेन नहीं किया याचिका को, लेकिन कहा कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ भारत ही नाम रहे, इंडिया ना बोला जाए, तो इसके लिए आप सरकार को ज्ञापन दें। अगर ऐसा ज्ञापन के पक्ष में आप भी हैं तो क्या कहेंगे सरकार से? हम अंजना जी पहले से ही अपने पतंजलि के हर एक सामान के ऊपर मेड इन इंडिया नहीं लिखते हैं, मेड इन भारत ही लिखते हैं। और मैं तो चाहता हूं कोई भी मुल्क के 2, 3, 5, 7 नाम नहीं होते हैं, भारत का भारत ही नाम होना चाहिए, इंडिया दैट्स मीन भारत नहीं होना चाहिए। और चीन जो अभी हरकतें कर रहा है सीमा के ऊपर, वहां पर भी अब जो भी हो आर पार का ऐसा इस बार मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि कभी भी वो भारत की तरफ बुरी नजर से देखने की हिमाकत न कर सके। बस इन 2 बातों के साथ ही मैं चाहता हूं कि पूरे देश में अपने आप को भारत और भारतीयता के गौरव के साथ आगे बढ़ने की एक जज्बे की जरूरत है। बाकी तमाम तरह की जो गर्दिशें हैं ये अपने आप छट जाएंगी यदि भारत और भारतीयता का, मैं भारत हूं, मैं भारतीय हूं, मेरी जाति भारतीय है, मैं वो कर्म करूंगा, वो कर्म ही मेरा धर्म है। बाकी सब बकवास चीजें देश में चल रही हैं, जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर, राजनीतिक विरोध और समर्थन के नाम पर, इन सब से ऊपर उठ करके एक भारत के बारे में हमें सोचना चाहिए, श्रेष्ठ भारत के बारे में हमें सोचना चाहिए, अखंड भारत और सबल भारत के बारे में हमें सोचना चाहिए। अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, योग गुरु स्वामी रामदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए
और चीन का मुकाबला करने के लिए अपने अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनाइए, जिससे हम सक्षम रूप से अपने आप को स्थापित कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।